हेलो एवरीवन, निम्बस करियर टीचिंग के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम DSSS पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं पीवाई क्वेश्चंस का कि जो पिछले साल आपका पेपर हुआ था 2025 में कि वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आए थे और अभी यहाँ पे जो पेपर आने वाला है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर किस तरह का आया था और हमें कहाँ तक पढ़ना है, कितने लेवल तक के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे सिलेबस कवर करना है तो कहाँ कहाँ तक हमें यहाँ पे मूव करना पड़ेगा और किस किस तरह से हमें चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं इन PYQ क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी देख लेना, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगी यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको समझने में। चलिए यहाँ पे सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला गया कि अगर यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज एक्सीड करती है ना ब्रेक डाउन लिमिट ऑफ द डायोड को, ठीक है, तो वहां पे बोला गया कि क्या होगा। तो जब कभी भी हम यहाँ पे रिवर्स बायस, अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही आता है, एक ही डायोड दिमाग में आता है, उसको बोलते हैं ज़ीनर डायोड, क्योंकि जो डायोड काम करता है रिवर्स बायसिंग में वो ज़ीनर डायोड काम करता है। अब यहाँ पे देखो, जब कभी भी आपकी रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, वोल्टेज जब एक्सीड हो जाएगी, जैसे ये वोल्टेज है, एक रिवर्स बायसिंग हो रही है, वोल्टेज बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है, एक पर्टिकुलर लेवल आएगा, इस पर्टिकुलर वोल्टेज के आगे क्या होगा कि आपकी वोल्टेज बढ़नी कम हो जाएगी, लेकिन जो करंट है वो यहाँ पे एक्सेस लेवल बढ़ जाएगा। ये वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, तो यहाँ पे इस वोल्टेज इस लेवल पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं आपका यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना, कि जो मैक्सिमम वोल्टेज अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे और अप्लाई करूंगा तो वोल्टेज अब यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सेस ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज का नाम भी आपने यहाँ पे सुन रखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से भी जान देते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे जो लिमिट है उससे एक्सीड कर जाए रिवर्स वोल्टेज, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि डायोड आपका वर्क करना बंद कर देगा एज ए ट्रांजिस्टर, डायोड ब्लॉक कर लेगा सभी करंट को, या फिर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में रिवर्स करंट फ्लो होगा, या फिर यहाँ पे डायोड वर्क करेगा एज ए एम्पलीफायर। तो देखो सिंपली है कि जब कभी यहाँ पे ये जो आपका रिवर्स बायस में वोल्टेज है वो अपना यहाँ पे ब्रेकडाउन लिमिट को एक्सीड करेगा, तो एक्सेस नंबर ऑफ में आपको यहाँ पे लार्ज नंबर में क्या देखने को मिलेगा, रिवर्स करंट देखने को मिलेगा। तो वही आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन किया हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ आपका रिवर्स करंट फ्लो करेगा जब कभी भी जिनर डायोड किसको यहाँ पे एक्सीड करेगा, ब्रेक डाउन लिमिट को एक्सीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो जिनर डायोड होता है ना वो डिजाइन किया होता है कि वो काम करेगा एक पर्टिकुलर यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज के अंदर, ठीक है, और वो आपका यहाँ पे कंडक्ट करता रहेगा करंट को रिवर्स बायस में। जैसे ही आपका ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी ना, जो मैक्सिमम वोल्टेज आपका यहाँ पे रिवर्स बायस में अप्लाई की जाती है, तो ये आपको जिनर डायोड देखने को मिलता है। इसमें आपको सिंबल में बस ये फर्क देखने को मिलेगा कि सिंपल डायोड में सिंबल ऐसा होता है और जीनर डायोड में क्योंकि जेड है तो यहाँ पे आपको जेड टाइप का सिंबल जीनर डायोड में देखने को मिलता है, जैसे कि ये सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। एक पार्ट इसका कैथोड होता है, एक पार्ट इसका यहाँ पे एनोड होता है, इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करवाया जाता है। इसको यहाँ पे आपका यहाँ पे सप्रेसर्स में भी यहाँ पे सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है यहाँ पे। एंड देन आपका यहाँ पे एक वोल्टेज रेफरेंस की तरह भी जीनर डायोड को यूज किया जाता है। तो ये देखिए, अब इसके यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये रिवर्स कैरेक्टर है, ये आपका जीनर रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये डायग्राफ के थ्रू ज्यादा अच्छे समझ आता है। तो जब आपका फॉरवर्ड बायस होता है तब तो आपका यहाँ पे एक नॉर्मल जो आपका जीनर डायोड है वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है ना, जैसे आपको ये दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आपका ब्रेकडाउन रीजन आता है तो यहाँ पे एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यहाँ पे जो जीनर डायोड है वो रिवर्स बायस में काम करता है। इसको डिजाइन ही किया गया ताकि रिवर्स बायसिंग में ये आपका यहाँ पे वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सके और यहाँ पे एक्सेस करंट को फ्लो कर सके। तभी तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं ना, कि आपके जो अप्लायंसेस है वो यहाँ पे खराब ना हो सके जब कभी एक्स्ट्रा यहाँ पे करंट आ जाए या फिर आपका यहाँ पे मिनिमम करंट फ्लो करे ना, या फिर वोल्टेज एक्स्ट्रा हो जाए या फिर कम हो, तो वो आपका यहाँ पे रेगुलेट करता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बोला गया कि एक पॉइंट चार्ज है जो यहाँ पे 6 माइक्रो कूलम का है, उसको प्लेस किया हुआ स्पेस में। बोला गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द चार्ज, कंसीडर कूलम्स कांस्टेंट यहाँ पे k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है आपको, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q इज 6 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की फुल वैल्यू लिख लेंगे 10⁻⁻6 कूलम यहाँ पे आ जाएगा। बोला गया है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब हमें E की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है
और यहाँ पे बोला गया एट ए डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर, और यहाँ पे आपको कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू क्या दी हुई है, तो के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 9 है ना। तो ये आपको यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है ना। अब इनका यूज करके मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इन्हीं का यूज करके मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपका यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो यहाँ पे क्या रह जाएगा। अब अगर मेरे को देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी स्पेस में है ना, तो मैं उसको यहाँ पे अब कैसे निकालूंगा ना, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे उसके लिए अब यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 बाय 1 टर्म तो मैंने यहाँ पे सारी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, कि कौन सी टर्म आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं कि हमारा यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पोटेंशियल अगर मैंने निकालना है, वैसे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल के लिए हम यहाँ पे वी यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम वी यूज करेंगे, तो वी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो पोटेंशियल मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल यहाँ पे होता क्या है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो होता है v इज इक्वल टू यहाँ पे q टाइम्स कितना यहाँ पे चार्ज लेके आना पड़ेगा है ना, और यहाँ पे कूलम फील्ड में लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, और वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये आपका यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू क्यू डॉट के अपॉन आर। तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, तो q की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 10 की पावर -6 दी हुई है q की वैल्यू, k की वैल्यू यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर आपको यहाँ पे 9 दिया हुआ है, एंड देन आपका r दिया हुआ 3। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो 3 2 6 हो जाएगा, 9 2 यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, और 18 को यहाँ पे हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 के और 3 बचेगा, तो यहाँ पे 18,000 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, 18,000 वोल्ट आपको यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने का फॉर्मूला है यहाँ पे। कि वैसे तो देखो ये ऐसे हो जाता है कि आपका यहाँ पे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर है ना, और इसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसी को यहाँ पे हम के बोलते हैं, इसको यहाँ पे हम कूलम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले को ही हमने इस फॉर्म में लिख दिया है ना, क्यू अपॉन आर करके। तो ये हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं कि चार्ज क्यू आपका कोई चार्ज है किसी डिस्टेंस आर के ऊपर है, तो कितना मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इन ए रीजन इज यूनिफॉर्म है ना, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म है, तो बोला गया यहाँ पे द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज है ना। तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, आपको क्या बताना है कि जो पोटेंशियल है ना इसका यहाँ पे डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है वो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे पोटेंशियल का जो रिलेशन निकाल सकता हूँ, तो वो होता है E इज इक्वल टू आपका माइनस dv ओवर dr है ना, नेगेटिव आपका यहाँ पे dv बाई dr देखने को मिलता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसी डिस्टेंस r के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस dv अपॉन dr होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ dr या फिर dx लिख लेते हैं यहाँ पे ना, r डिस्टेंस है x डिस्टेंस के ऊपर है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि रीजन यहाँ पे कैसा यूनिफॉर्म है, अगर यहाँ पे रीजन यूनिफॉर्म है इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस dv अपॉन dr, ई को मैं यहाँ पे ई नोट लिख लूंगा है ना। अगर मेरे को ये तो यहाँ पे छोटी सी डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे छोटी सी आपका यहाँ पे पोटेंशियल है छोटे डिस्टेंस के ऊपर। अगर मेरे को सारा कंप्लीट निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा। जैसे मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे देखो जो db की इंटीग्रेशन हो गई आपका v बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव को मैं यहाँ पे इस साइड ले जाता हूँ और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे ई नोट यहाँ पे dx है ना, ये बन जाएगा आपका, तो v क्या हो जाएगा आपका माइनस ई नोट x प्लस सी। ठीक है, तो v इज इक्वल क्या बन जाएगा, v इज इक्वल बन जाएगा आपका माइनस ई नोट x प्लस सी। और ये जो आपका यहाँ पे रिलेशन बन रहा है आपने देखा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, पढ़ा हुआ ये वाला कि ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, इसके इक्वलेंट ही आपको यहाँ पे ये जो रिलेशन है बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो वेरिएशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिस्टेंस का, तो वो कांस्टेंट रहेगी, एक्सपोनेंशियल रहेगी, लीनियर रहेगी या फिर क्वाड्रेटिक रहेगी, तो वो यहाँ पे वेरिएशन
लीनियर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है, ये आपके स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका यूज किया था और इसका यूज करके हमने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है उसको हमने निकाल दिया। ठीक है, तो होप करता हूँ ये चीजें आपको समझ आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन बोला गया कि एक प्लैनेट है जिसका मास m है, रेडियस r है। अगर यहाँ पे बोथ द मास और रेडियस आपके यहाँ पे डबल कर दी जाते हैं तो इसके स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा ना, इसके स्पीड या इसके वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे प्रीवियस आप जो सेशंस हुए हैं वहां पर भी हमने निकाल के देखा था कि वो होता क्या है। तो हमें पता कि जब मैंने स्केप स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो वहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है प्लस यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, देन फाइनल स्पीड एंड देन आपका यहाँ पे फाइनल जो पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशन फील्ड को तो पास करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो होता है हाफ mv² है ना, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो होता है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r है ना। तो यहाँ पे स्मॉल m से स्मॉल m कट जाता है और यहाँ पे जो v की वैल्यू आती है वो यहाँ पे √2gm अपॉन यहाँ पे r आती है। तो ये आपका यहाँ पे इसके वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है। ये सिंपल आपका रिलेशन होता है इसके वेलोसिटी की वैल्यू निकालने का ना, तो इस तरह से हम निकाल पाते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया था कि प्लेनेट का मास m है और रेडियस r है। अगर हमने मास को भी डबल कर दिया और रेडियस को भी डबल कर दिया, मतलब यहाँ पे मास को भी मैंने 2 कर दिया और यहाँ पे मास को मैंने 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस को भी 2 कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में तो आपको ये ओरिजिनल वैल्यू देखने को मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका यहाँ पे एस्केप स्पीड है वो यहाँ पे सेम ही रहेगी। कि अगर मैंने मास को भी डबल कर दिया और मैंने यहाँ पे रेडियस को भी डबल कर दिया तो एस्केप स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों की वैल्यू डबल करी तो अगर मैंने डबल करी तो दोनों कट भी कर सकता हूँ, जो मैंने डिवाइड किया वही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा यहाँ पे एस्केप स्पीड पे, जिसकी वजह से जो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन ये देखो पूछा गया था कि द पॉइंट ऑन द IV कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर द ज़ीनो डायोड एंटर द ब्रेकडाउन रीजन। अब देखो पॉइंट पूछा गया है ना, ये हमने अभी पढ़ के आए थे। क्या बोला गया था कि जो पॉइंट होता है यहाँ पे आपका जो आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो हम ऐसे लेते हैं ना VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका यहाँ पे वोल्टेज होती है, ये आपका यहाँ पे करंट रहता है। तो बोला जा रहा है कि जब कभी डायोड कहाँ एंटर करता है, ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं, नी पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन वोल्टेज बोलते हैं, या ड्रिफ्ट वोल्टेज बोलते हैं। तो ये वोल्टेज ये बनता ना यहाँ पे, ये कैसे शेप बन रही है, नी जैसी हमारी नी होती है ना यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे ना घुटना वगैरह होता है, तो उस वैसे शेप बनती है, नी शेप बन रही है, तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नी पॉइंट वोल्टेज है ना। तो ये इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, नी पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो आपका जिस वोल्टेज पे होता है उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, जिनर वोल्टेज बोल देते हैं, है ना। और इसी के बाद आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है जहाँ पे एक्सेस ऑफ करंट, यहाँ पे वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे उसी वोल्टेज के ऊपर जो करंट का है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता रहता है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नी पॉइंट वोल्टेज। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर था सेकेंड ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस है ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो 2 चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, तो मतलब प्लस माइनस यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है, मतलब एक का चार्ज +2 कूलम है, एक का -2 कूलम है, उनको सेपरेट किया हुआ है 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर का है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो सपोज करो यहाँ पे ये मैंने बना दिया इस तरह से ना, ये मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से बना दिया है, तो यहाँ पे +Q है, ठीक है, यहाँ पे -Q है, और अगर मैं बात करता हूँ तो +Q की वैल्यू यहाँ पे इसकी 2 है, ये -2 वैल्यू है, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। ये आप ऐसा बोला गया, बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, है ना। तो एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे मेरे को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, लोकेटेड 2 आपका मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये डाइपोल का सेंटर है, यहाँ से कोई पॉइंट सपोज करो मैंने P यहाँ ले लिया, तो ये जो सेंटर से ये डिस्टेंस है ये आपको यहाँ पे 2 मीटर का दिया हुआ है ना। और बोला गया है यहाँ पे कि कूलम कांस्टेंट K की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 दी हुई है ना, ये वैल्यू दी हुई है। अब आपको देखो स्पेशली आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन, है ना। एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम रिलेशन निकालते हैं एक्सियल लाइन पे वो क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p
अपॉन यहाँ पे आर क्यूब, दिस इज रिलेशन। तो हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना एक्सियल लाइन के बारे में, इक्वेटोरियल लाइन के बारे में कि इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देखने को मिलती है, तो वहां पे जब हम एक्सियल लाइन पढ़ेंगे तो उसका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r²। ये p क्या है, आपका डायपोल मोमेंट है। तो पहले तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, डायपोल मोमेंट निकालूंगा। और यहाँ पे देखो जो r है, ये तो r समय ये जो डिस्टेंस है वो तो दिया हुआ, वो 2 मीटर का है। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, k बोलते हैं ना, इसकी वैल्यू भी दी हुई है। मतलब मेरे को बस यहाँ से क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होता है, तो आप मैंने कल बताया ना, p क्या होता है कि आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस q और इंटू यहाँ पे इसमें डिस्टेंस कितना है ना, तो चार्जेस कितने यहाँ पे, तो 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे 5 मिलीमीटर से, मतलब 5 × 10⁻, अब मीटर में चेंज करना है इसको, तो ये हो जाएगा -3 मीटर है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा 10 × 10⁻⁹, और ये बन जाएगा यहाँ पे 1 × 10⁻⁸। तो यहाँ पे आपका जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 × 10⁻⁸। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है हमने। तो यहाँ पे E का वैल्यू क्या आएगी, E आएगी यहाँ पे K की, अब यहाँ पे लिखेंगे 9 × 10⁻, यहाँ पे 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और मल्टीप्लाई करेंगे आपका यहाँ पे 10⁻⁸ से, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपका r³, दैट इज आपका यहाँ पे जो 2 मीटर दिया हुआ था इसका क्यूब, मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे प्लस का 9 है, माइनस का 8 है, तो 10 बनेगा, तो बनेगा 90/4। ठीक है, 90/4 को जब हम करेंगे तो ये बनेगा 45/2। 45/2 क्या होता है, यहाँ पे 22.5 होता है। तो 22.5 यहाँ पे आपकी न्यूटन कूलम इनवर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखने को मिल जाएगी एक्सियल लाइन के ऊपर। तो आपसे बस ये बोला गया था कि आपको डायपोल मोमेंट निकालना है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए था, फिर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, एंड देन फिर हम यहाँ से इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, है ना। पहले तो डाइलेक्ट्रिक को देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या रहता है। बोला गया इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो पहले तो ये देखो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे कैसा मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, एक इंसुलेटर बोलते हैं ना। डाइलेक्ट्रिक वैसे क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो अपने में से करंट को पास नहीं करने देता। लेकिन जब कभी भी हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाते हैं ना, जब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, आपके जो चार्जेस होते हैं ना वो अपने आप को यहाँ पे आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब वो अपने आप को पोलराइज कर लेते हैं। नेगेटिव वाले इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव वाले एक साइड पे इकट्ठे, पॉजिटिव वाले एक साइड पे इकट्ठे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कर देंगे, खुद को एक पोलराइजेशन का इसमें आपको देखने को मिल जाएगी कि किस में डाइलेक्ट्रिक में, जब वहां पे यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। क्या है, एक आपका एक इंसुलेटर होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है, किसका, करंट का। क्या है, करंट का यहाँ पे पुअर कंडक्टर होता है, अपने से करंट को पास नहीं करने देता। लेकिन जब कभी भी यहाँ पे इसको रखते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो होता क्या है आपका कि ये आपका करंट को तो फ्लो नहीं करने देगा, लेकिन क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा ना। इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें पोलराइजेशन देखने को मिलेगी। जब पोलराइजेशन देखने को मिलेगी तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे पोल अलग अलग हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। पोलर का मतलब क्या होता है कि जैसे HCl इज यहाँ पे पोलर है ना, पोलर का मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे O2 की बात करता हूँ, तो O2 यहाँ पे क्या होता है, कि नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे इसके अलग अलग पोल नहीं बनते, सेम पोल होते हैं यहाँ पे ना। इसमें सेंटर के पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, किसमें, आपका नॉन पोलर में। ठीक, मतलब यहाँ पोलर में अलग हो जाते हैं, नॉन पोलर में आपके सेम रहते हैं। ये नॉन पोलर, ये आपका पोलर है, जहाँ पोल अलग अलग बन रहे हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है आपसे कि अगर डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सटर्नल फील्ड अगर 0 हो जाए ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे बिहेवियर कैसा रहेगा डाइलेक्ट्रिक का, तो बोलेगा नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज नेगेटिव, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज 0, डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, और यहाँ पे बोलेगा डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे पोलराइज वो नहीं हो पाएंगे। अगर पोलराइज ही नहीं हो पाएंगे तो वहां पे जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे क्या हो, डिस्टेंस ही, क्योंकि इकट्ठा होता है ना। डाइपोल मोमेंट का 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, उसमें कोई सेपरेशन ही नहीं है। जब सेपरेशन ही नहीं है, साथ साथ में बैठे हुए हैं, डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब वहां पे क्या रहेगा,
आपका जो नेट डायपोल मोमेंट है वहां पे 0 देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना है कि जब आपका डाइलेक्ट्रिक होता क्या है ना, कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इन द यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक जैसा इंसुलेटर होता है ना वैसे बिहेव करता है ना, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये क्या करता है, यहाँ पे पोलराइजेशन को यहाँ पे फॉलो करता है, जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव वो यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तब आपका यहाँ पे डायपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट होता है, लेकिन पहले फिर नहीं जनरेट होगा, फिर पहले तो आपका यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला गया था कि इफ ए प्लेयर इन वॉलीबॉल गेम एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ यहाँ पे 100,000 न्यूटन है ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फोर्स यहाँ पे कितनी दी हुई है आपको, यहाँ पे 1000 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, और इसको यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है 0.5 सेकंड के लिए। आपसे बोला गया इम्पल्स क्या हो जाएगा। अब आप सीधा सीधा आपको यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम को यहाँ पे बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रही है उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो फोर्स यहाँ पे आपका 1000 है, 0.5 का मतलब 2 होता है, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 500 यहाँ पे न्यूटन सेकंड का जो इम्पल्स है वो एक्सपीरियंस किया जाएगा बाय द बॉल। तो ये सीधा यहाँ पे इम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन था कि इम्पल्स होता है फोर्स इंटू यहाँ पे टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। और इम्पल्स की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन सेकंड यहाँ पे आपको इम्पल्स के यूनिट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे टी टी, यहाँ पे पहला बोला गया कि आर टी टाइम के ऊपर आपका मतलब टी स्क्वायर माइनस 2t आई कैप और 3t जे कैप है। बोला गया था डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टी एट 1 एंड t3 है ना, जब मैं यहाँ पे टी के वैल्यू 1 लूंगा फिर t3 लूंगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं t1 पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे r और यहाँ 1 वैल्यू ले लूंगा। जब मैं यहाँ पे 1 वैल्यू लूंगा तो यहाँ पे मैं हर जगह जहाँ जहाँ t लिखा हुआ 1 पुट करूंगा, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 बन जाएगा तो माइनस आई यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 बनेगा, प्लस यहाँ पे 3j बन जाएगा, ये पहली स्टेटमेंट बन जाएगी। जब मैं यहाँ पे r वेक्टर लिखूंगा यहाँ पे एट टाइम 3 है ना, t इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम t3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से मैं यहाँ पे 3 to the 6, तो 9 में 6 यहाँ पे i बन जाएगा, और यहाँ बनेगा 3 इंटू 3j तो मतलब 9j बन जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पे आपका 3i प्लस 9j, ये बनेगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलते हैं, आपका इनिशियल और फाइनल के बीच में यहाँ पे क्या फर्क है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे r3 को माइनस कर दूंगा यहाँ पे r1 से, तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे 3i को मैं यहाँ पे i से करूंगा माइनस, प्लस 9j को यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि सेम सेम आपके सेम सेम माइनस होते हैं ना सेम सेम वेक्टर से। तो यहाँ पे बनेगा यहाँ पे 4i, ठीक है, और ये बन जाएगा यहाँ पे 6j। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल, अगर आपने है ना, ये डिस्प्लेसमेंट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में सीधा यहाँ देखना 3 में से ये माइनस करोगे, करना नहीं ऐसे है ना, 3 में से माइनस करेंगे तो प्लस 3 + 1 4 और 9 में से 3 गया यहाँ पे 6, तो ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ट्राइंगल ऑफ द वेक्टर एडिशन, है ना। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे कि अगर कोई दो वेक्टर है ना, इनका यहाँ पे कुछ किसी डायरेक्शन में है ना, और कुछ इनका यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो जो इनका थर्ड वेक्टर होता है, ठीक है, तो वो इन दोनों के ही आपका जो रिजल्टेंट को शो करता है, वो इन दोनों का यहाँ पे मिला के एक डायरेक्शन को बताएगा, और इनका यहाँ पे दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो तीसरा वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आर है ना, तो ये वेक्टर आर यहाँ पे इनका मिला के क्या बता देगा, रिजल्टेंट बता देगा ना, कि फाइनल यहाँ पे ये कहाँ पे जा रहे हैं। ये चाहे वेक्टर ऐसा हो चाहे वेक्टर आपका ऐसा हो, हम कहीं से भी यहाँ पे इनका जो रिजल्टेंट है वो ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये आपने ध्यान रख लेना है। तो आपसे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, की स्पेशल केस है या पैरेललोग्राम लॉ का। It can be applied to any two vectors irrespective of their direction. It is applicable only when the vectors are parallel, और यहाँ पे it is not applicable to the displacement vector। तो याद रखना यहाँ पे कि जो आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, चाहे वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर यहाँ पे है, चाहे वेक्टर इस तरह से है, ये किसी भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि वो यहाँ पे जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये किसी और को चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन किसी और को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये तीनों की तीनों यहाँ पे जो लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पे हमने वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, ये अगर सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चाहे ये किसी भी डायरेक्शन में हो, तब वहां पे आपका ये जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है वो एप्लीकेबल होगा ही होगा।
तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या रहेगा कि इट कैन बी अप्लाइड टू एनी टू वेक्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। अब देखो जो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ट्रायंगल में तो हम इस तरह बनाते हैं, पैरेललोग्राम में हम यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं ना कि एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरह से फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट को। तो वैसे तो यहाँ पे ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, लेकिन कुछ आपको यहाँ पे इनमें रिलेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस नहीं है पैरेललोग्राम लॉ आपका यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ना, इसको ये ऐसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे कि दो वेक्टर पॉइंट कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को, तभी हम यहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी तक वहां पे हम ये लॉ लगा सकते हैं। अगर वो अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम यहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखा हुआ आपने, जब टर्न लिया जाता है रोड का तो यहाँ पे एक साइड पे ऊंचा होता है, एक साइड पे यहाँ पे है ना, एक साइड पे यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी ढलान होती है ना, ऐसे होता है जब टर्निंग होती है ना। तो बोला गया कार मूव कर रही है यहाँ पे इन ए सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस यहाँ पे आर है एंड ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड है ना, विद कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है। बोला गया द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय डैश एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू। तो क्या बोला गया कि जो फोर्स यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे बोला गया कि जो मैक्सिमम यहाँ पे स्पीड है कार की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। अब देखो जब कार आपकी यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे ना सर्कल में ट्रेवल कर रही है, तो सेंटर के तरफ इसको यहाँ पे कोई अगर ये यही ट्रेवल कर रही है, इसी एरिया में ट्रेवल कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद मूविंग इन सर्कुलर रेडियस ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, विद कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ये दिया हुआ है ना, तो इस तरह से ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एक अंदर की तरफ फोर्स खींच रही होगी, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक रगली होगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं आपका mv²/r। यहाँ पे एक रेडियस r के ऊपर है ना, ये सर्कल में घूम रही है तो कोई रेडियस r होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रही होगी तो वो होगा आपका mv²/r। अब देखो यहाँ पे जब तक ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना और स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब तक ये इक्वल है तब तक तो ये कार यहाँ पे है ना उस रोड को छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन अगर जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स आपको यहाँ पे ज्यादा हो जाती है और स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है तो कार यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाएगी है ना, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर वो कार अपना जो पाथ है उसको छोड़ देगी, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे कार पलट सकती है, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जो mv² ये जो पर्टिकुलर r रहता है ना, इसकी जो पर्टिकुलर यहाँ पे हमेशा वैल्यू रहेगी वो आपने ध्यान में रखना है कि जो उसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगी, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए ना। ये जो mv²/r है या तो ये इक्वल होगा या तो ये आपका छोटा होगा, किससे आपका छोटा होगा, तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल फोर्स है जिसको क्या बोलते हैं आपका म्यू एस और एन है ना, ये है ना आपका यहाँ पे जो बॉडी है जो कार है उसका यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो फोर्स F = mg बोलते हैं। तो इस फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स भी यहाँ पे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और यहाँ पे ये जो इस तरह फोर्स लग रही है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो तो या तो इक्वल होनी चाहिए अगर वो इसी रास्ते पे ट्रेवल करना चाहती है, या तो यहाँ पे इससे कम होनी चाहिए ना, ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसको बोलते हैं म्यू एस एन। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे तो भी बनेगा mv²/r इज लेस देन इक्वल टू, तो म्यू एस एन को मैं यहाँ पे mg लिख सकता हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि दोनों इक्वल ही आपस में, तो ये m से m कट जाएगा और v² यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये बनेगा म्यू एस यहाँ पे rg, और जब मैं v को यहाँ पे निकालूंगा तो इक्वल टू अगर करूंगा साइन तो बनेगा म्यू एस आर है ना, rg भी लिख सकते हैं या फिर r लिख सकते हैं, तो रूट ऑफ म्यू एस आर, तो यहाँ पे देखो रूट ऑफ म्यू एस आर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स देगा तो चाहिए होगी यहाँ पे ताकि सर्कुलर मोशन में मूव कर चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं होगी तब आपका यहाँ पे वो ग्रिप नहीं बन पाएगा रोड के साथ, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे मूव करना मुश्किल हो जाएगा, स्लाइडिंग ही हो जाएगी यहाँ पे गाड़ी की ले। और साथ में आपका दूसरा यहाँ पे क्या है, जो ये यहाँ पे पर्टिकुलर वेलोसिटी यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड चाहिए वो यहाँ पे क्या रहेगी, रूट म्यू आर जी है ना, इससे इक्वल होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी जैसे ही वेलोसिटी तो वो आपकी जो गाड़ी है वो ट्रैक पे मूव नहीं कर पाएगी ना। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ये आपका बैंकिंग ऑफ रोड में जब हम पढ़ते हैं तो यही आपका फॉर्मूला देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ पे एक समान गति, एक समान गति किसको बोलेंगे हम यहाँ पे, अगर कोई बॉडी आपकी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम है तभी तो मैं बोलूंगा कि वो किस में ट्रेवल कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है।
तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो मोशन यही होता है ना आपका यहाँ पे, ठीक है, कि आपका यहाँ पे जब मैं निकालता हूँ तो आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी ये 10 मीटर ट्रेवल किया 5 सेकंड में, ये आपका 10 मीटर ट्रेवल किया 5 सेकंड में, तो इसको क्या मैं क्या बोलूंगा कि ये आपका यहाँ पे कैसा ट्रैवल कर रहा है, ये पर्टिकुलर गाड़ी ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है, एक समान गति से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई आर द बॉल बेरिंग्स यूज्ड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। देखा होगा आपने यहाँ पे साइकिल में भी बाइक्स में भी, तो वो जो बॉल बेरिंग्स है ना इस तरह से होती है आपके, जैसे ये आपका ये गोला सा, इसके अंदर ना ये छोटी छोटी बॉल्स लगी होती है इस तरह से ना, ये बॉल बेरिंग होती है ना, ये वाली। ये यूज क्यों की जाती है आपकी मूविंग पार्ट्स के अंदर, ठीक है, टू इंक्रीज द वेट ऑफ द मशीन, ताकि वेट मशीन का बढ़ जाए, टू जनरेट मोर हीट, ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, टू कन्वर्ट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन, और यहाँ पे टू प्रिवेंट द मोशन कंप्लीटली। अब देखो यहाँ पे अगर मूविंग पार्ट्स है तो मोशन को क्यों रोकना चाहूंगा मैं, यहाँ पे मूविंग पार्ट्स है तो हीट जनरेट अगर ज्यादा होगी तो मशीन की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है उस पर कमी आएगी, तो ये तो नहीं हो सकता यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं मूविंग पार्ट्स अगर मैं लगा रहा हूँ वो यहाँ पे बॉल बेरिंग्स लगाते हैं, वो गोल या सर्कुलर होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, स्लाइडिंग मोशन को यहाँ पे हम रोलिंग मोशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग से जो फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग में। रोलिंग में फ्रिक्शन आपको सबसे कम देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे कम पार्ट आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोला गया कि कंसीडर ए कार मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, है ना। तो देखो पिछला क्वेश्चन ही हमने जब डिस्कस किया है ना, उसी का यहाँ पे रेप्लिका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोला गया कि कार मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, स्पीड उसकी यहाँ पे कांस्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, है ना। तो यहाँ पे फोर्स जो एक्ट कर रही है कार पे, उस इनमें से यहाँ पे कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो पहला बोला गया नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट ऑफ द कार इज इक्वल टू 0, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, है ना। पहला तो ये आगे बोला गया, आगे बोला गया वेट ऑफ द कार इज इक्वल टू हाफ नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0 और फ्रिक्शनल फोर्स प्लस सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू 0। आगे बोला गया वेट ऑफ द कार प्लस नॉर्मल फोर्स इक्वल टू प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0, तीनों का प्लस इक्वल टू 0 होगा। और आगे बोला गया वेट ऑफ द कार प्लस सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू 0 एंड फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 0। अब हमने देखा, अभी हम पढ़ के आए कि ये जो कार चल रही है, सपोज करो यहाँ पे ये कार है, तो नॉर्मल फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो इसका मास है वो बॉडी का मास है वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स लग रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो फोर्सेज है ये दूसरे को यहाँ पे बैलेंस आउट कर रही है। इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन एंड देन आपका वेट ऑफ द कार तो 0 होगा, है ना, तभी तो आपका ये यहाँ पे एक दूसरे से इक्वल होता है हमेशा ये, है ना, कोई भी एक ज्यादा एक कम नहीं हो सकता यहाँ पे ना। जितना अगर मैं ये मेरा पेन है, अगर जितना इसने नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे उतनी फोर्स लगती है, ठीक है। अगर ये फोर्स ज्यादा लगी, ऊपर की फोर्स नीचे लगी, तो मेरा हाथ नीचे जाना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये अगर ये फोर्स अगर मैं ऊपर की तरफ ज्यादा लगा दूंगा, नीचे की तरफ फोर्स कम लगी, तो ये ऊपर उछल जाएगी ना, ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। कार तो यहाँ पे जमीन के साथ ही है, और देन आपका फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स भी इक्वल होगी, तभी तो वहां पे क्या रहेगा, तभी तो वहां पे वो mv²/r, अगर वो यहाँ पे इक्वल होगा किसके, अगर वो यहाँ पे किसके इक्वल होता था यहाँ पे, तो वो आपका यहाँ पे μsn के, अगर ये इक्वल होगा तभी तो यहाँ पे वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर पाएगी, अदरवाइज तो ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। अभी हम यहाँ पे इसको पढ़ के आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे ना काइनेमेटिक्स हम यहाँ पे 4 इक्वेशन पढ़ते हैं, जो हम सिंपल पढ़ते हैं। यहाँ पे वी हम क्यों कौन सी पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू आप u प्लस एटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। v² माइनस u² इज इक्वल टू यहाँ पे हम 2as पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं sc इज इक्वल टू ut प्लस यहाँ पे हाफ at², है ना। ये हम इक्वेशन नॉर्मली पढ़ते हैं ना, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, है ना, जब मोशन को पढ़ेंगे तो हम 3 इक्वेशन यहाँ पे स्पेशली इनकी बात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कंपेयर करना है, और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को यहाँ पे शो नहीं करेगा, वैलिड नहीं है यहाँ पे ना। तो इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखना यहाँ पे कौन सा आंसर आपका आएगा, है ना। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बस यहाँ से आपने कंपेयर करना है। कंपेयर कर पाओगे बढ़िया है, नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम स्टार्ट करेंगे। यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसी से हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। होप करता हूँ सेशन को लगाने में आपको मजा आया होगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से आपके लिए आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। पहले हम एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज को पढ़ने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि चीजें आ कैसी रही है ना,
कैसी आ सकती हैं, और फिर हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं कि चीज़ें आ कैसे सकती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पे बने रहना इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।